सो ये सिम्टम क्या है स्टमक में? प्रेशर एन आर और टू आफ्टर ईटिंग एज फ्रॉम ए स्टोन, जैसे कि स्टोन होता है। इमीडिएटली आफ्टर है काली बाई और नक्स मस्केटा में। देन पायरोसिस, क्या होता है पायरोसिस? हार्ट बर्न, एसिड रिफ्लक्स। हाँ, हार्ट बर्न को बोलते हैं, राइट। टाइटनेस, टाइटनेस लगती है उसको। मस्ट लूजन द क्लोथ। अब नक्स वोमिका लेक्सिस नहीं दे देनी सबको कि हाँ वो कपड़े बिल्कुल वो टाइट बर्दाश्त नहीं कर पाता, और बहुत सारी रेमेडीज में है, बहुत सारी, राइट। और सारी की सारी वर्ड रेमेडीज में ये सिम्टम आएगा, सारी वर्ड रेमेडीज में। हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे उसमें कि ये लैक्टिसिस का की नोट है। मस्ट लूजन क्लोथ, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं चाहता। कैन नॉट यूज द माइंड फॉर 2 और 3 आवर्स आफ्टर द मील। 2-3 घंटे तक दिमाग काम ही नहीं करेगा। स्लीपी आफ्टर डिनर। बताओ इसका क्या मीनिंग होएगा, कैसे इसको समझ सकते हो? प्रेशर एन आर और 2 आफ्टर ईटिंग एज फ्रॉम ए स्टोन। पेशेंट कैसे एक्सप्रेस करेगा? एनीवन? सो वो यही कहेगा कि खाना खाने के बाद बहुत मतलब नींद इतनी आती है कि मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। कंट्रोल ही नहीं कर पाता उस नींद को ना, कंट्रोल ही ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, राइट। अब देखो, एक है स्टोन सेंसेशन। वो कैसे होएगी? जैसे हेवी प्रेशर इन द स्टमक 1 to 2 आवर आफ्टर ईटिंग, फूड सिट अनडाइजेस्टेड। अब कंपैरिजन में दो रेमेडी इसमें, काली बाई और नक्स मॉस्केटा। काली बाई में क्या है? हैवीनेस इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग, राइट। अब किसी में पेन है, किसी में वॉमिटिंग इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग है, कौन सी रेमेडी है जिसमें वॉमिटिंग इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग है? पैरामेट में भी होता है, इधर पैरामेट में, खाते खाते हाँ। होता है। नक्स मॉस्केटा सेम, बट विद ड्राइनेस एंड फेंटनेस। नक्सवामिका में, इसमें नक्स मॉस्केटा में क्या है? बिल्कुल सेम सिम्टम है, हैवीनेस, पर उस हैवीनेस का कारण क्या है? कारण है उसकी सारा का सारा जो जीआईटी का ट्रैक है वो बहुत ड्राई है। वहां पर जो फूड है उसको मूव करने के लिए स्लाइवा चाहिए, उसको मूव करने के लिए सिक्रीशंस चाहिए। वो सिक्रीशन एब्सेंट है। जब हम इसको नहीं समझते हैं और सिर्फ सिम्टम पर प्रिस्क्राइब करते हैं, हम गलत हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको एक एग्जाम्पल देता हूं आउट ऑफ कंटेक्स्ट, कि कोई बंदा आपको कह सकता है कि यार मेरे को सुन नहीं रहा सही तरह से, राइट। तो आप उसको बोलो कि यार ये प्रॉब्लम है, हियरिंग की प्रॉब्लम है। आपने उसके रूब्रिक लगाई, सारे रूब्रिक लगा के आपने उसको रेमेडी दे दी, जो हियरिंग के लिए जहाँ बहुत अच्छी है, जहाँ उसके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आपने कोई दवा दे दी, राइट। मगर वो ठीक नहीं हुआ। अब वो गया किसी ईएनटी के पास, तो ईएनटी ने उसको क्या बोला कि भाई पंगा क्या है, जो तेरे कान में ना वैक्स नहीं बन रही। अगर वैक्स बन रही होती, तो वैक्स अगर बनती तो तेरे को अच्छे से सुनता, सिर्फ इसलिए नहीं सुन रहा। तो ये ड्रॉप्स डाल, इससे क्या होएगा, जो थोड़ा सा तेरे कान के अंदर का जो सारा एरिया है वो थोड़ा सा मॉइस्ट हो जाएगा, इससे तो तेरी हियरिंग ठीक हो जाएगी। वो डालता है और वो ठीक हो जाता है। अब यहां पर हियरिंग की प्रॉब्लम क्यों है हमें पता होनी चाहिए। ये किसका की नोट है? इलिशिया। नो। एक बार दोबारा बोल दो प्लीज। क्या रहता है उसमें? जैसे नॉर्मली हमारे कान में वैक्स होती है ना, वो वैक्स नहीं बन रही। अब जो वैक्स नहीं बनती तो क्या होता है, जो वॉइस की जो वेव जा रही है उनकी कंडक्शन सही नहीं हो पा रही अंदर तक, वो रेजोनेट नहीं कर पा रही है, क्योंकि एरिया सारा ड्राई है। बिल्कुल वैसे ही जैसे नक्स मॉस्केटा का पूरा इसोफेगस ड्राई है, वो खाना आगे पास ही नहीं हो पा रहा, इसलिए वहां पर हेवीनेस लग रही है उसको। इशू इज नॉट विद द डाइजेशन, इट इज मोर ऑफ ए ड्राइनेस। सिग्रिफाइटिस। नहीं, इट इज ए की नोट फॉर लैक्सिस, द की नोट है। इट इज ए की नोट फॉर लैक्सिस। लैक्सिस में हियरिंग की प्रॉब्लम ही इसीलिए आती है, वैक्स नहीं होती उसको, राइट। तो वहां पर आपको लैक्सिस देनी है, नोन, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता।
कुछ चीजें मैकेनिकल हैं, ये चीजें मैकेनिकल इश्यूज हैं। अगर वैक्स नहीं बन रही उसको सुनेगा नहीं, राइट। अगर फॉर एग्जांपल ड्राइनेस है तो वो ट्यून, अगर फॉर एग्जांपल आई में ड्राइनेस है तो उसमें बर्निंग इन्फ्लेमेशन रहेगी उसको, तो आपने उसकी बर्निंग के लिए दवाई नहीं देनी है, उसकी ड्राइनेस ठीक करनी है। इसमें आपको हियरिंग के लिए दवाई नहीं देनी है, क्योंकि हियरिंग की प्रॉब्लम किसी और के कारण है, तो आपने उसकी वैक्स ठीक करनी है, हियरिंग अपने आप ठीक हो जाएगी। तो दिस यू मस्ट रिमेंबर, यू मस्ट अंडरस्टैंड, राइट। तो इसीलिए उसमें अदर साइन क्या रहेंगे, बर्निंग रहेगी, टाइटनेस रहेगी, मेंटल डलनेस रहेगी, सोच नहीं पाएगा, एंड स्लीपीनेस रहेगी। आफ्टर डिनर उसको लगेगा जैसे नॉर्मली हम क्लासिक पढ़ते हैं पोस्ट मील क्रैश में, राइट, वैसे। मगर ये हो क्यों रही है नक्स्वामिका में? नक्स्वामिका का कारण क्या है? कारण क्या है? स्पैज्म ऑफ द पाइलोरस, जो वॉल्व ऑफ द स्टमक है, क्योंकि यहां पर स्ट्रिचनिया काम कर रहा है नक्स्वामिका में, तो इसीलिए फूड ट्रैप रहेगा। सो हैवीनेस कब तक रहेगी? फॉर 1 to 2 आफ्टर मील्स, 1-2 घंटे तक, जब तक वो स्टमक से फूड पास नहीं होएगा तो ये सारी की सारी हैवीनेस बनी रहेगी। तो वो, और ब्रूसुइन क्या करता है, जो सेकंड केमिकल है, वो इरिटेट करता है गैस्ट्रिक मिकोजा को, बर्निंग कॉज करता है, टाइटनेस कॉज करता है। तो इसमें जो कारण है वो स्पैज्म है। तो जिस जिस ऑर्गन में स्पैज्म क्रिएट हो सकता है वो ऑर्गन इसका टारगेट होंगे नक्स्वामिका का, राइट। वो चाहे यूट्रस हो, राइट, वो चाहे स्टमक हो, चाहे वो इन केस सारे के सारे जितने भी वॉल्स हैं सभी हो, जहां जहां, चाहे वो रेक्टम हो, जहां भी वो स्पैज्म क्रिएट कर सकता है, उसकी कैपेसिटी है टू क्रिएट द स्पैज्म, जहां ऑर्गन का डिजाइन है कि उसमें स्पैज्म हो सकता है, तो नक्स्वामिका अपनी पैथोजेनेसिस वहां डालेगा। तो नक्स्वामिका में अगर वो स्टोन है तो इसकी फीलिंग ये है, क्या करता है देखो, स्टिचनिया। स्टिचनिया स्टिमुलेट द नर्व ऑफ द स्टमक, दिस कॉजेज द स्पैज्म ऑफ द पाइलोरस, द मस्कुलर वॉल दैट एम्प्टीज द स्टमक इनटू द ड्यूडेनम, उसमें स्पैज्म आ जाता है। तो इसीलिए फूड स्टे ट्रैप, जब तक 1-2 घंटे हो नहीं जाएंगे तो स्टमक फील हैवी, फुल एंड टाइट, गैस बनती रहेगी उसकी, राइट। अब टाइमिंग भी देखो क्या लिखा है, नक्स्वामिका हैवीनेस यूजुअली कम 1 to 2 आफ्टर मील, व्हेन पाइलोरस शुड बी रिलैक्स बट इट इज इन द स्पैज्म इंस्टेड। 1 to 2 घंटे बाद की बात हो रही है, स्पॉन्टेनियस नहीं हो रही, राइट। अगर स्पॉन्टेनियस होती तो डाइजेशन का इशू, यहां पर क्या हो रहा है, 1 से 2 घंटे बाद जब पाइलोरिस को रिलैक्स होना था तब वो रिलैक्स नहीं हो पा रहा है, इसलिए उस स्पैज्म के कारण इसमें, क्योंकि वो एम्प्टी नहीं हो पा रही है स्टमक, तो नक्स्वामिका में ये सिम्टम आएगा जैसे पत्थर रखा हुआ है, वेट रखा हुआ है इन स्टमक 1 to 2 आफ्टर मील्स। अब देखो यही सिम्टम, हाँ बच्चे, सांची बोल। सर इस तरह से जैसे अपने हम कारी बाय भी पढ़ी, मैक्समॉस भी पढ़ी, हमें कैसे पता चलेगा किसमें क्या, किसकी वजह से हो रहा है ये चीज, उसके बाकी देख मेरी टोटलिटी बात सुन, लेके। बाकी की टोटैलिटी, देख मेरी बात सुन, वट इज ट्रू फॉर वन इज ट्रू फॉर ऑल, इसको याद रख। अगर वो स्पाज्म क्रिएट कर रहा है तो वो सिर्फ यहां स्पाज्म नहीं क्रिएट करेगा, बॉडी की और पार्ट्स में भी स्पाज्म आएंगे, वो स्पाज्म उसकी बैक में भी आएंगे, राइट, वो स्पाज्म उसके रेक्टम में भी आएंगे, इंटेस्टाइन भी स्टूल पुश नहीं कर पाएगी स्पैज्म के कारण, पूरा क्लियर नहीं कर पाएगी, हर जगह वो दिखेगा आपको, राइट। उसके माइंड में भी स्पैज्म है, इरिटेबिलिटी है, वो हर जगह नजर आएगा। तो जब स्टिचनिया जाएगा बॉडी में, उसकी एनर्जी बॉडी को स्टिमुलेट करेगी, वो हर ऑर्गन सिस्टम पर करेगी। हाँ, एक एरिया ज्यादा टारगेट होएगा जो जीआईटी है इन केस ऑफ नक्स्वामिका, मगर ऐसा नहीं है बाकी चीजें नहीं होगी। इसीलिए आगे जाके जब पढ़ेंगे तो उसके बैक में भी स्पाज्म रहता है, जैसे नक्स्वामिका का बहुत सुंदर की नोट है कि वो बिना उठे साइड नहीं चेंज कर सकता, उसके बैक में इतना स्ट्रॉन्ग स्पाज्म होता है कि वो बिना उठे साइड बेड में चेंज नहीं कर सकता, राइट। सो ये सारे के सारे जब ओवरऑल आप टोटलिटी देखोगे केस की, देन आपको क्लियर हो जाएगा कि यहां पर पीछे जो चल रहा है, यू नीड ए स्पाज्मोडिक रेमेडी, देन बाकी की सिम्टम्स उसको क्लियर करेंगे। समझ ओके आया? सर। यस सर। अब देखो एबिस नाइग्रा में भी क्या है, एबिस नाइग्रा का भी ये कीनोट है, स्टोन इन द स्टमक, पढ़ते हैं ना, जैसे अंडा रखा हुआ है, एग वाला सिम्टम पढ़ते हैं उसमें,
बट इसमें मैकेनिज्म डिफरेंट है। नॉट जस्ट स्पाज्म बट ए क्रॉनिक वीकनेस ऑफ द स्टमक मसल, बेसिकली यहाँ पर अटोनी होती है। अगर ये चीजें आपने पढ़नी है तो आप कौन सी बुक रेफर करोगे? कैंट मोरिस सर। देखो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा जो राइटर है उसका माइंडसेट, मैंने कितनी बार आपको बताया, देखना जरूरी है। शंकरन जब लिखेगा, ही इज अ मोर ऑफ ए होलिस्टिक पर्सन, इट इज अ मोर ऑफ ए, जैसे वो होते हैं पोइट होते हैं जैसे, राइट, वैसा है वो। तो इसीलिए उसकी बुक स्टोरी फॉर्म में आएंगी सारी की सारी, उसमें ये सब चीजें मिसिंग होंगी। ये नहीं है कि उसको वो कंसिडर नहीं कर रहा, पर जब वो बुक लिखेगा उसमें ये चीजें कम आएंगी, राइट। मगर जो बंदा बिल्कुल टेक्निकली उस पर काम करता होगा कि ये बॉडी में क्या करेगी, उसमें ये आपको सब कुछ मिलेगा। सो ह्यूजीज, यदि मैं ह्यूजीज ही बोलते हैं इसको कि कुछ और बोलते हैं? ऑथर इसका जो है, रिचर्ड ह्यूग्स, ह्यूज बोलते हैं, ह्यूजीज बोलते हैं? जैसे मर्जी प्यार से बोल लो, ह्यूग्स। हाँ, मैं पता है क्या है पंगा, क्या मैंने एक बार ह्यूज बोला कहते ह्यूजेस, जब मैंने ह्यूजेस बोला कहते ह्यूज, मुझे समझ नहीं आया कि अब क्या करना है इसका। सर वैसे राइट, ह्यूजेस ही है, ह्यूजेस HUGES है। ऐसे है ना, पता नहीं ना, लगता है इनका साइलेंट कर देते हैं ये, पंगे बड़े हैं इनके। तो वो जो ऑथर है, अगर अब उस ऑथर के बारे में पढ़ोगे तो ऑथर क्या था, वो बिलीव ही नहीं करता कि 12 से ऊपर कोई दवा होती है। अब वो भी होम्योपैथ है, अब मार दो उसको जाके कि ये क्या बात है, राइट। अब उसका बिलीफ है, ठीक है, वो कहता है मैं नहीं मानता एवोगैड्रो नंबर से ऊपर नहीं होती, वो कहता है मैं ट्रस्ट नहीं करता पोटेंटाइजेशन के ऊपर। इसलिए ह्यूजेस जब लिखेगा वो वही सिम्टम लिखेगा जो 12x, जो उसकी फिजिकल फॉर्म है, बॉडी पर क्या करेगी। इसलिए उसकी जो बुक है मेथल फार्मोडायनेमिक्स करके बुक है उसकी, या फार्माकोलॉजी या डायनेमिक्स ऐसे करके बुक का नाम है, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। उसमें आपको बॉडी के ऊपर एक्शन मिलेगी, राइट, कि बॉडी पर ऊपर ये दवा क्या काम करती है, वो उसमें रेफरेंस मिलेगा। तो ये सभी कलर्स अलग अलग हैं, वो लोगों के कलर के हिसाब से, राइट। जैसे इलेक्ट्रिसिटी सेम है हर चीज में, फैन में अलग तरह से एक्सप्रेस करती है, फॉग लाइट में अलग तरह से एक्सप्रेस करती है, पैनल में अलग तरह एक्सप्रेस करती है, एलईडी में अलग तरह से एक्सप्रेस करती है, मोटर में अलग तरह से एक्सप्रेस करती है, ड्यू टू द इंस्ट्रूमेंट। ऐसे ही होम्योपैथी सेम है, मगर ड्यू टू द डिफरेंस इन द इंस्ट्रूमेंट इट साउंड डिफरेंट। तो बोरिक हमें अलग साउंड करता है, केंट हमें अलग साउंड करता है, विदेकर सर हमें अलग साउंड करते हैं, शंकरन हमें अलग साउंड करता है, एलन हमें अलग साउंड करता है, क्लार्क अलग, हैरिंग अलग, सब अलग साउंड करते हैं। पर ये नहीं है कि वो अलग हैं, वो अलग इसलिए हैं क्योंकि उनका इंस्ट्रूमेंट अलग है, उसके पीछे की अगर आप वो देखोगे वो सेम, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें अगर आप देखोगे तो जो एबिस नाइग्रा का रीजन है, उसके पीछे का जो रीजन मिलेगा दैट इज एटोनिक। So food lies in the stomach undigested, real heaviness, weight and distended. इसीलिए देखो टाइमिंग क्या है, in Abyss nigra the stone sensation felt immediately after the eating the first bite, जबकि नक्स वामिका में ये 1 से 2 घंटे बाद होती है जब पाइलोरिस ने ओपन होना है। आर यू गेटिंग इट? तो ये छोटे छोटे फर्क हैं, राइट। तो जब आपके पास यही सिम्टम है सिर्फ, और सिम्टम नहीं है, तो आप इससे भी डिफरेंशिएट कर सकते हो कि कब एबिस देनी है या कब नक्सवामिका देनी है, राइट। तो यहां से भी डिफरेंशिएट किया जा सकता है। So there are many remedies in this symptom because the stone in the stomach is not the disease but the common gastric sensation produced by the different pathological sensation. So spasm हो गया तो भी ये स्टोन वाली फीलिंग आएगी, लाइक इन नक्सवामिका एंड कोलोसिन। एटोनी हो गई, वीकनेस होगी तो भी ये सिम्टम आएगा, एबिस नाइग्रा, कार्बोवेज। अगर इन्फ्लामेशन भी हो गई तो भी ये सिम्टम आएगा, कालीबाई, फॉस्फोरेसन एंड आर्सेनिक। आपको ये देखना है कि बेसिकली पिक्चर क्या है बैकग्राउंड पे, सिर्फ सिम्टम के ऊपर दवा नहीं दे देनी है कि ये सिम्टम है तो ये दवा दे दोगे आप उसके बैकग्राउंड को भी अंडरस्टैंड करोगे। नक्सवामिका सिर्फ तभी काम करेगी अगर स्पाज्म होएगा, राइट। एबिस तभी काम करेगी, कार्बोवेज तभी काम करेगी अगर एटोनी और वीकनेस हो गया, और कालीबाई, फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक तभी काम करेगी अगर इन्फ्लामेटरी एंड अल्सरेशन है। उसके अलावा नहीं काम करती। आप जितनी मर्जी पोटेंसी और जितनी मर्जी पिक्चर बना के दे दो कि ये नक्सवामिका जैसा लगता है, ये इसके जैसा लगता है, ये है जो वो है,
क्योंकि दवा आपको सुन नहीं रही है, ना ही देख रही है कि आप क्या इमेजिन करके दे रहे हो। दवा काम करती है सिंपल लॉ के ऊपर। जो प्रोड्यूस कर सकती है हेल्दी इंडिविजुअल में, उसको वो ठीक करेगी बस। उसको अलावा उसका कोई रिलेशन नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, आपसे दवा का कोई प्यार नहीं है कि आपने दिया और आपकी रिस्पेक्ट है इसलिए उसने ठीक करना है। नो, उसने तभी काम करना है। राइट? सो ईच रेमेडी डिफर्स इन टाइमिंग, कॉज एंड मोडेलिटी। दिस इज हाउ वी कैन इंडिविजुअलाइज दैट। राइट? अब जैसे एस्क्यूलस है, देखो जी एस्क्यूलस सर। में भी हाँ जी बेटा। सर जैसे ये कॉज है, जैसे इन्फ्लामेशन, अल्सरेशन या स्पाज्म, ये हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? जैसे डिफरेंट जब रेमेडीज में उसके साथ जो एसोसिएटेड सिम्टम्स होंगे वो अलग होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, एसोसिएटेड सिम्टम्स होंगे, उसके साइंस होंगे। इसीलिए मैं कहता हूं फर्स्ट ईयर में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फिजियोलॉजी अच्छे से पढ़ो, सेकंड ईयर में पैथोलॉजी अच्छे से पढ़ो, और थर्ड ईयर में प्रैक्टिस मेडिसिन अच्छे से पढ़ो। जब आप नहीं पढ़ते, जब आपकी मैं फर्स्ट ईयर की फाउंडेशन क्लास लेता हूं, सबसे पहले यही बात बोलता हूं, अगर फाउंडेशन ठीक नहीं है आपकी, तो आप ये चीजें समझ ही नहीं पाओगे। राइट? तो आप कभी इसके ऊपर प्रिस्क्राइब, आपको पता ही नहीं होगा इसको यूज कैसे करना है इस चीज को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट? तो आपको वो डिजीज पता होनी चाहिए बॉडी में हो क्या रहा है। जब आपको पता होगा बॉडी में हो क्या रहा है, तो आप बेटर प्रिस्क्राइब कर पाओगे उसको। राइट? ओके सर, थैंक यू। और स्क्यूलस में देखो, स्क्यूलस में भी ये सेम सिम्टम है, स्टोन हैवीनेस है, और उसके पीछे जो रीजन है दैट इज पोर्टल कंजेशन। तो उसमें सिम्टम्स लिवर, स्टमक और रेक्टम का कनेक्शन मिलेगा आपको। राइट? एसोसिएशन ऑफ पाइल्स, बैकएक एंड फुलनेस मिलेगी। और उसकी बैकएक में भी कारण कंजेशन होती है। राइट? पोर्टल कंजेशन। तो यहां पर जो स्टोन है वो लिवर वीनस स्टेग्नेशन के कारण है। तो जब ये मिलेगा तो वहां पर एस्क्यूलस इंडिकेटेड हो जाएगी, ना कि नक्स वोमिका या बाकी की रेमेडी। ऐसे ही काली ब्रोम, काली ब्रोम में आपको जो स्टिकी डिस्चार्जेस है, स्टिंगी डिस्चार्जेस है, वो साथ में मिलेगी, और साथ में मिलेगा अल्सर की टेंडेंसी बेटर बाय वार्म। तो यहां पर स्टोन जो फीलिंग है वो किसके साथ आएगी? स्टिकी स्लिमी, लाइक ए ग्लू इन द स्टमक। ये सिम्टम आएगा इसका, तो उसका स्लाइवेशन भी ऐसे ही होएगा। क्लियर है? ये सिम्टम याद रहेगा सबको? यस। अगला सिम्टम देखो, अगला सिम्टम क्या है? कॉन्स्टिपेशन विद फ्रीक्वेंट अनसक्सेसफुल डिजायर, पासिंग स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फीसेस इन अपर abdomen, ignitia and valerina, sensation as if not finished. राइट? अब नक्स वामिका को याद रखो, ये कभी भी जब तक कंफर्टेबल नहीं होएगा। आई हैव वन पेशेंट, वो एक हॉस्पिटल चलाते हैं, अपनी फैक्ट्री चलाते हैं। राइट? सब कुछ, मतलब वो सिंगल हैंडेडली सुबह से लेकर रात तक काम करता है। ही इज वेरी एक्टिव। राइट? वेरी एक्टिव पर्सन। और वो कहता है कि जब तक मेरा रेक्टम क्लियर नहीं हो जाता, उतनी देर तक मैं कंफर्टेबल नहीं हूं मूवमेंट के लिए। आई नीड माई रेक्टम क्लियर। और सुबह से मैं लग जाता हूँ सिचुएशन में, और जब तक अगर मुझे लगा कि नहीं क्लियर हुआ तो मैं उसको मैकेनिकली रिमूव करता हूँ। ये रूब्रिक है ना हमारी रिपर्टरी में? है रूब्रिक ये रिपर्टरी में? देखो, तो वो तो साइलेशिया में है सर। साइलिशिया में भी है, नक्सवामिका में भी वो करेगा। देखो कितनी सारी रेमेडीज है उसमें, मैकेनिकली रिमूव करना। तो नक्सवामिका में अगर आप रेफर करो सोल ऑफ रेमेडीज, सोल ऑफ रेमेडीज को रेफर करना है शंकरन की, तो उसमें आपको इसका रेफरेंस एज सच मिलेगा, बिल्कुल सेम टू सेम रेफरेंस मिलेगा आपको, कि जब तक वो उसको क्लियर नहीं कर लेगा तो उतनी देर तक वो मूव ऑन नहीं कर सकता है। राइट? तो यहां पर क्या रहेगा? विद फ्रीक्वेंट अनसक्सेसफुल डिजायर, कारण पीछे फिर स्पैजम ही, स्पैजम क्रिएट होएगा, उस स्पैजम के आगे जो निकल गया स्टूल वो आ जाएगा, पीछे वाली फीलिंग फिर वो बनी रहेगी, और थोड़ी देर बाद उसको फिर जाना पड़ेगा। इसीलिए इज पासिंग स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ फीसेस। देखो क्या है, द स्मॉल डोजेस प्रोड्यूस वायलेंट अर्जिंग एंड स्पाज्मोटिक कॉन्ट्रैक्शन इन द रेक्टम। जब हम स्टिचनिम देते हैं किसी को, जो उसकी पॉइजनिंग होती है, स्मॉल डोजेस इट प्रोड्यूसेस, वो क्या करती है? वायलेंट अर्जिंग एंड स्पाज्मोटिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द रेक्टम। It result in the constant desire to pass through, but muscle contract without coordination. नॉर्मली पेरिस्टालसिस मूवमेंट एक फ्लो में चलेगी, यहां वो फ्लो मिसिंग है ड्यू टू स्पैज्म। राइट?
तो इसलिए वो पूरा एक बार में क्लियर नहीं हो पाएगा, उसकी कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगी। इसीलिए इसमें स्मॉल बिट्स आते रहेंगे बार बार। फ्रीक्वेंट इनफेक्चुअल डिजायर, ये इसका कीनोट सिम्टम है नक्सवामिका का। अगर वॉमिटिंग आएगी तो वो भी ऐसी है, फ्रीक्वेंट अनइफेक्चुअल, वॉमिटिंग आएगी नहीं और इसको नॉजिया और रेचिंग होती रहेगी और वॉमिटिंग आएगी नहीं। ऐसे ही इसको स्टूल का फील होता रहेगा, तो स्टूल पूरा आएगा नहीं। सो नक्स कॉन्स्टिपेशन इज नॉट फ्रॉम इनएक्टिविटी लाइक ओपियम, जैसे उसमें पढ़ते हैं ओपियम में, वो इनएक्टिविटी के कारण नहीं है। नक्स वामिका की कॉन्स्टिपेशन ड्यू टू स्पैज्म है, इनसफिशियंसी ऑफ द इंटेस्टाइन, कि वो एक फ्लो में मूव करे कोऑर्डिनेशन के साथ जिसमें वो स्टूल को बाहर पुश कर सके, वो नहीं कर पाएगी। राइट, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि टेंस पर्सनैलिटी, वो कांट इवन लेट गो इन द टॉयलेट, वो टेंशन टॉयलेट तक जाती, उसकी इंटेस्टाइन भी उसको फ्लो नहीं कर पा रही, वहां भी वो स्पाज्म है उसके पास। फिर एलन लिखते हैं फ्रीक्वेंट डिजायर फॉर स्टूल, एंशियस, इनफेक्चुअल, अमेलियोरेटेड फॉर ए टाइम आफ्टर ए स्टूल, इन द मॉर्निंग, आफ्टर राइजिंग एंड आफ्टर मेंटल इन एक्सर्शन। अगर इनएक्टिविटी है, नो डिजायर, देन ब्राइनिया, ओपियम एंड सल्फर। देखो वो कह रहा है अगर इनएक्टिव है, अगर डिजायर ही नहीं है तो रेमेडीज है ब्राइनिया, ओपियम एंड सल्फर। पर इसमें क्या रहेगी? फ्रीक्वेंट डिजायर, जिसका मेन कीनोट है। राइट, जैसे हमने अभी पढ़ा कि स्टिचनिया क्या करेगा, वॉयलेंट स्पाज्म ऑफ द रेक्टल मसल, नो कोऑर्डिनेटेड एक्सपल्शन, उसी के कारण ये सारा कुछ होएगा। तो सेम चीज उसकी एक्सप्लेन करती है, दैट इज स्पाज्मोडिक कॉन्स्टिपेशन। तो इसको आपने याद रखना है, स्पाज्मोडिक। और ये हर चीज में, अगर पैरालिसिस भी होएगा, नक्स वामिका का पैरालिसिस स्पाज्मोडिक पैरालिसिस होता है, कभी भी फ्लैसिड पैरालिसिस नहीं होता। राइट, so nux constipation is like trying to squeeze toothpaste when the cap is still on। जैसे आगे कुछ ब्लॉक है और उसको वो क्लियर करने की कोशिश कर रहा है बार बार, पर ढक्कन लगा हुआ। पर ओपीएम की कॉन्स्टिपेशन कैसी है? when tube is completely blocked, no attempt, no urge, अर्जिंग ही नहीं होगी, अर्ज इज एब्सेंट। तो ब्राइनिया की कॉन्स्टिपेशन ड्राइनेस के कारण है, स्टूल इज हार्ड, बर्न्ट क्ले, नो एफर्ट। मगर सल्फर की कॉन्स्टिपेशन लेजी बाउल, goes days without concern but no tense, irritable like a नक्सवामिका। वो नक्सवामिका की तरह इरिटेबल नहीं होगा। इसमें कल्केरिया भी ऐड कर लो, दे आर चेयरफुल विद कॉन्स्टिपेशन। राइट, वो हैप्पी रहते हैं कॉन्स्टिपेशन के साथ, जब उनको डायरिया होता है उल्टा वो उससे एग्रावेट हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं, देखो इसके फीमेल सिम्टम। फीमेल सिम्टम में ये क्या लिखता है? मेंसेस टू अर्ली, परफ्यूज, लास्ट टू लॉन्ग, or keeping on several days longer with complete end onset and remaining after every 2 weeks, irregular, never at right time, stopping and starting again during and after। अब सोच के देखो इसमें क्यों होता होगा, एनीबडी? देखो क्यों होता है इसमें? तो बता सकता है? सर यूट्रस में या तो एटोनिसिटी या स्पैज्म हो जाता होगा कि वो। हम्म, सही है, बताओ। और देखो इसका जो बैकग्राउंड होएगा, बैकग्राउंड उसी में पड़ा हुआ है इसका। देखो इसकी टाइमिंग्स क्या है? कम टू अर्ली, समटाइम 2 times a week, इरेगुलर है, नेवर एट प्रॉपर टाइम। फ्लो कैसा है इसका? प्रोफ्यूज एंड लॉन्ग लास्टिंग, समटाइम स्टॉप एंड स्टार्ट अगेन, सल्फर में भी है ऐसे। अकम्पनिंग सिम्टम्स क्या है? देखो सिम्टम्स लाइक क्रैम्प, गैस्ट्रिक अपसेट्स, हेडेक्स एंड इरिटेबिलिटी, स्टार्ट्स विद मेंसेस एंड लिंगर ऑन इवन आफ्टर द फिनिश। तो उसकी जो बेसिक स्टेट है वो एसोसिएट कर रही है, देखो इसके साथ क्रैम्प्स हैं,
गैस्ट्रिक अपसेट है, हेडेक्स एंड इरिटेबिलिटी है ना रूब्रिक हमारा, इरिटेबिलिटी बिफोर मेंसेस। एंड मोडेलिटीज देखो इसकी बहुत स्ट्रांग है। ओल्ड कंप्लेंट्स गेट वर्स ड्यूरिंग एंड आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, राइट। जो पुरानी कंप्लेंट्स हैं जो इसको ऑलरेडी चल रही हैं पीरियड से पहले और पीरियड से बाद, वो बढ़ जाएंगी। अब यहाँ पर क्या देखो, इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि इसके ऊपर इफेक्ट कहाँ से आएगा। इसके लिए आपको HPA एक्सिस के पास जाना पड़ेगा, जिसे हम स्ट्रेस एक्सिस भी कहते हैं। अब इसको हो क्या रहा है, इसको ये कॉइल्ड सिस्टम है, ऑलवेज इन ए फ्लाइट एंड फ्लाइट मोड, स्ट्रेस्ड है, हमेशा अलर्ट है बेसिकली। तो नेचुरली जब हम पढ़ते हैं HPA एक्सिस को कि हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और एड्रेनलिन का ये एक्सिस रहता है, तो ये बॉडी का बेसिक स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम करता है। सो थिंक ऑफ दिस लाइक एन अलार्म सिस्टम विच कीप द बॉडी रेडी फॉर द फाइट एंड फ्लाइट। ये जो एक्सिस सिस्टम है वो काम कैसे करता है? सबसे पहले हाइपोथैलेमस, मैं डिटेल में नहीं कर रहा क्योंकि आप सबने ये पढ़ा होगा, मैं सिर्फ आपका ध्यान उस तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं फिर कह रहा हूं ये जो मुझे समझ आया, राइट, मैं आपको वो बता रहा हूं। गो बैक, स्टडी डीप, और देखो कि अगर आपको कुछ डिफरेंट मिलता है, ब्रिंग दैट, राइट। वी आर हैप्पी टू अडेप्ट एंड उसके उसके लिए कि हाँ इसमें ये भी चीज ऐसे भी हो सकती है, तो आप उसको लेके आओ, मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप बोलोगे कि सर देखो ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है। सो जाओ और पढ़ो उस चीज को। मुझे क्या लगा मैं आपको वो बताता हूँ, राइट। तो नॉर्मली हाइपोथैलेमस जब स्ट्रेस को डिटेक्ट करता है, राइट, इट कैन बी फ्रॉम ए मेंटल स्ट्रेन, इट कैन बी फ्रॉम द स्टिमुलेंट ऑल्सो लाइक कॉफी, एंड इट कैन बी ड्यू टू द लैक ऑफ स्लीप। अगर उससे वो उसको करता है, इट रिलीजेस CRH, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये सिग्नल देता है पिट्यूटरी को कि डेंजर है, कीप द सिस्टम अलर्ट। अगर ये चले जाता है तो पिट्यूटरी, जो कि एक मैनेजर का काम करता है, वो रिस्पॉन्ड करता है टू CRH बाय रिलीजिंग ACTH, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, राइट। अब वो इंस्ट्रक्ट करता है एड्रेनलिन ग्लैंड को टू पंप आउट मोर स्ट्रेस हार्मोन। और स्ट्रेस हार्मोन कौन से हमें मालूम है? कॉर्टिसोल एंड एड्रेनलिन। उनका काम क्या है? रेज द ब्लड शुगर, क्योंकि ज्यादा फ्यूल चाहिए, राइट। इंक्रीज द हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर, क्योंकि फाइट एंड फ्लाइट के लिए ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए मसल्स को। हाइटन द अलर्ट सिस्टम एंड डिस्टर्ब द स्लीप, क्योंकि यहाँ पर नींद नहीं चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट ये क्या करता है? सप्रेसेस द डाइजेशन एंड इम्यूनिटी टू सेव एनर्जी फॉर द सर्वाइवल। जब भी हम स्ट्रेस में हैं, सपोज अगर आपके घर में कोई इशू हो जाए, सपोज कुछ हो गया, टूट गया, कोई आ गया, लड़ाई हो गई, आग लग गई, कुछ भी चीज हो गई, उस समय आप खाना खाने नहीं बैठ जाओगे, राइट। उस समय आप पानी पीने नहीं बैठ जाओगे। तो बॉडी सारे के सारे बाकी के सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को टोन डाउन कर देती है, सिर्फ फाइट एंड फ्लाइट वाले ऑर्गन बने रहते हैं, राइट। इसीलिए जो एंजाइटी न्यूरोसिस के पेशेंट होते हैं उनको डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। इसीलिए हम उसमें पढ़ते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में, ये कारण होता है उसका। तो नक्स वोमिका में क्या रहेगा? दे आर द एम्बिशियस पर्सन, इरिटेबल एंड स्टिमुलेंट ड्रिवन। इनका HPA एक्सिस ऑलवेज स्विच ऑन है, स्विच ऑफ नहीं होता है। सो कॉर्टिसोल लेवल डाउन नहीं आएगा, बॉडी नेवर एट रेस्ट, राइट। इसीलिए इनकी स्लीप जल्दी खुल जाएगी। 3 से 4 बजे का टाइम किसका होता है? 3 से 4 बजे का टाइम किसका है? एनीवन? 3 से 4 बजे क्या होता है? सर पाठ करते हैं उठ के। हरिओम तत्सत। अरे डॉक्टर और उर्जी, पता नहीं फिर सर। सर हार्ट अटैक्स बहुत ज्यादा होते हैं इस टाइम पे। हार्ट अटैक बहुत ज्यादा ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਬਹੁਤ ਫਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। 4 ਵਜੇ ਸਾਡੀ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਡਿਪ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਿੱਠਾ ਲੈ ਕੇ ਸੋਇਆ ਕਰੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 4 बजे। बेसिकली जब जब हम सोते हैं, जब हम सो जाते हैं तो हमारे ग्रोथ हार्मोन्स बढ़ जाते हैं और मेलेटोनिन इंक्रीज हो जाता है, राइट।
वो हमें सुला के रखता है और हमारी बॉडी रिपेयर में चली जाती है रात को जब हम सोते हैं। इसीलिए जब स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है तो बॉडी रिपेयर नहीं हो पाती और स्लोली स्लोली बॉडी वॉर्न आउट हो जाती है। राइट, इसलिए छोटे बच्चे 18 घंटे सोते हैं क्योंकि उन्होंने बॉडी को डेवलप करना है, और ओल्ड एज कम सोते हैं क्योंकि अब जाने का वक्त आ गया है। राइट, तो इसलिए जो स्लीप है, स्लीप साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 बजे का टाइम कॉर्टिसोल का टाइम है। दिस इज द टाइम जब कॉर्टिसोल रिलीज होना शुरू हो जाता है और वो पीक करता है 6 बजे के पास। इसीलिए, और कॉर्टिसोल इज ऑपोजिट ऑफ इंसुलिन, राइट, इसलिए वो इंसुलिन को रिप्रेस कर देता है। तो यहां पर वो डिप आती है इस टाइम के ऊपर 3 या 4 बजे। तो यहाँ पर ये 3 से 4 का टाइम कॉर्टिसोल का टाइम होता है, याद रखना इसको हमेशा। राइट, तो यहाँ से कॉर्टिसोल बढ़ना शुरू होता है और इंसुलिन फॉल करना शुरू करती है, और दूसरी तरफ जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो डाउन जा रहा होता है और मेलेटोनिन डाउन जा रहा होता है। इसको पढ़ के देखना स्लीप साइकिल को। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन डायबिटीज, इसको अंडरस्टैंड करना। तो इसीलिए क्योंकि ओवर प्रोडक्शन हो रही है कॉर्टिसोल की, तो ये 3 बजे 4 बजे उठ जाएगा। दिस इज ड्यू टू द कॉर्टिसोल लेवल, हाई कॉर्टिसोल लेवल। राइट, इसीलिए नक्सवामिका को अश्वगंधा बहुत हेल्प करती है। सो यहाँ पर डाइजेशन सफर करेगा, उसमें वो सारी फीलिंग आएगी और हार्मोनल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर इरेगुलर मेंसेस हो जाएंगे और फ्रीक्वेंट मेंसेस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो ओवरीज हैं वो भी ट्रिगर होंगी। राइट, सो आप इसको ऐसे ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि HPX इज लाइक द फायर अलार्म इन द हाउस। द नॉर्मल पर्सन अलार्म गोज ऑफ व्हेन देयर इज रियल फायर, पर नक्सवामिका में ये अलार्म हर समय चल रहा है। तो कॉफी, स्ट्रेस, एंगर सब उसको ट्रिगर करके रखता है। तो उसकी होल बॉडी लिव इन ए नॉइज, स्लीपलेस एंड कॉइज। मेंसेस के साथ क्या कनेक्शन है? हाई कॉर्टिसोल इंटरफियर्स विद हाइपोथैलेमस सिग्नलिंग टू द ओवरीज। राइट, वो उसको इंटरफेयर करेगी। तो जो ओवेरियन साइकिल है, जिसको हम बोलते हैं ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन रिदम, वो अनस्टेबल हो जाएगी। राइट, इसलिए उसका रिजल्ट क्या होगा? टू अर्ली, टू फ्रीक्वेंट एंड इरेगुलर ब्लीडिंग। तो ये जो सिम्टम्स आ रहे हैं रेमेडीज में, इसके पीछे फिजियोलॉजी है, इसके पीछे पैथोलॉजी है। आप उसके थ्रू भी रेमेडी तक जा सकते हो। सो दिस इज वाई द नक्सवामिका, द माइंड ऑफ ओवरवर्क, डिस्टर्ब स्लीप, गैस्ट्रिक इरिटेबिलिटी एंड मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, जब इसको सबको टाई डाउन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? HPA ओवरड्राइव। सो उस कंडीशन में, इसलिए दिस इज द रीजन कि नक्सवामिका में ये सिम्टम्स आ रहे हैं। आर यू गेटिंग इट? इस चीज को याद रखना है आपने। राइट, सो ये चीज है, ये इफेक्ट कर रही है। अदर थिंग इज यूट्राइन इरिटेबिलिटी। So just like a rectum and the stomach, the uterus of the Nux is spasmodic. यहाँ भी स्पाज्म आएगा और easily congested, तो यहाँ भी प्रॉब्लम आएगी उसको। राइट, देन स्टॉपिंग एंड स्टार्टिंग फ्लो, कभी स्टॉप हो जाएगा और कभी स्टार्ट हो जाएगा। अगेन द स्पाज्म ऑफ द यूट्राइन ब्लड वेसल, जो नर्वस सिस्टम उसको कंट्रोल कर रहा है, ये कारण उसका हो सकता है। एन एग्रेवेशन ऑफ द ओल्ड सिम्टम, उसका कोई भी ओल्ड सिम्टम है, अगर वो हेडेक है, कॉन्स्टिपेशन है, पाइल है, बैकएक है, कुछ भी है, वो मेंसेस से पहले फ्लेयर अप हो जाएगा और मेंसेस के बाद भी एग्रेवेट हो जाएगा। उसी के साथ जुड़ता सिम्टम है लेबर पेन्स। वो कहता है लेबर पेन्स, वायलेंट, स्पाज्मोडिक, अगेन स्पाज्मोडिक, कॉज अर्जिंग टू स्टूल और यूरिन, एग्रेवेट इन बैक, लेबर पेन एग्रेवेशन इन बैक, प्रेफर ए वार्म रूम। क्या होती है लेबर पेन्स? हाउ वी कैन डिफरेंशिएट फ्रॉम अदर्स? सो कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशंस होते हैं उसमें। हम्म। फर्क क्या होता जो है फॉल्स कंटिन्यू लेबर पेन और लेबर पेन में? तो जो ट्रू लेबर पेन है वो कंटिन्यू रहेगी, जो फॉल्स है वो रुक रुक के होगी। ओके, और लेबर पेन का पर्टिकुलर टाइम होता है और हम्म, फॉल्स लेबर पेन का पर्टिकुलर टाइम नहीं होता है कोई। और टाइम जो कौन सा ट्रू टाइम? लेबर पेन वो मतलब पर्टिकुलर उतने मिनट्स के लिए आती हैं बेसिकली, जो ट्रू हाँ, लेबर ये पेन होती ये हैं। इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। रिदम, जो लेबर पेन्स होती हैं उसमें 3 कैरेक्टर होते हैं। पहला रिदम, दूसरा डाउनवर्ड मोशन, तीसरा डीप इन द पेल्विक। ये 3 कैरेक्टर अगर हैं तो वो ट्रू लेबर पेन में काउंट होएगा। राइट, सो जब एलन लिखते हैं लेबर पेन, उनका मतलब ये है यहाँ पर।
नॉट एग्जैक्टली कि हर लेबर पेन में अगर कोई भी स्पैज्म भी क्रिएट हो रहा है उसमें, उसकी यूट्राइन कंडीशन में, अगर डीप यूट्रस में प्रॉब्लम उसको फील हो रही है, डीप इन द पेल्विक ऑर्गन अगर पेन हो रही है और वो रिदमिक है और वो ऐसे है जैसे वो कुछ पुश कर रही है नीचे को, तो नक्स वोमिका की इंडिकेशन आ जाएगी, ऐसी लेबर पेन होगी। आर यू गेटिंग इट? देखो इसमें जो लेबर पेन है वो क्या है, रिदमिक, एक्सपल्सिव एंड पेल्विक ओरिजिन, ये तीन चीजें उसमें इंपॉर्टेंट है, राइट? सो नेचर कैसी है उसकी, कम इन वेव्स, राइज, पीक, फेड, फिर रिपीट, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो जहां भी रेमेडी में लेबर पेन लिखा हुआ है, तो जब भी एलन ये लिखेगा तो एलन का कहने का मतलब क्या है, उसका कहने का मतलब है वेव लाइक पैटर्न, एक्सपल्शन वाली पेन और डीप इन द पेल्विक ऑर्गन, अगर ये है तो वो लेबर लाइक पेन में आएगी। सो एक्सपल्सिव होएगी, जैसे कंटेंट बाहर निकल जाएंगे, और डीप इन द पेल्विस होएगी, इट विल रिलेट टू बैक, थाइज, ब्लैडर एंड रेक्टम। अकम्पनीड सिम्टम क्या होते हैं, अर्जिंग टू स्टूल एंड यूरिन एंड बियरिंग डाउन, जो उसने एलन ने लिखा हुआ है कि उसके साथ होता है। ऑफन एग्रवेशन इन बैक विद स्पेसिफिक रूम टेम्परेचर, जो नक्स वोमिका को वार्म चाहिए, राइट? और दूसरी पेन कैसी हो सकती है, स्पाज्मोडिक अब्डोमिनल गैस्ट्रिक पेन भी हो सकती है, ये भी नक्स वोमिका में होती है, राइट? पर कोलिसिंथ में भी, डायस्कोरिया में भी, उसमें वो नहीं है। तो वो कैसी होती है, वो भी क्रैम्पिंग है, कॉलिकी है, इट मे बी कॉन्टिन्यूअस और इररेगुलर, पर वो जो वेव लाइक पैटर्न है एग्जैक्ट टाइमिंग का, वो मिसिंग होएगा इसमें, और इसमें एक्सपल्शंस नहीं होंगी, सिर्फ क्रैम्प्स होएगा। लोकेशन एपिगेस्ट्रिक, अम्बलाइकल, डिफ्यूज हो सकती है, नॉट सेंटर्ड इन द पेल्विस, अकम्पनिंग इसमें नॉजिया, वॉमिटिंग, ब्लॉटिंग, नो पेल्विक अर्जिंग इसमें होएगी, राइट? ये सिस्टम होएगा। सो लोकलाइज टू डाइजेशन, नो ब्यूरिन एक्सपल्शन। वो तीसरी क्या हो सकती है, नोरेल्जिक और मस्कुलर, इसमें कोई रिदम नहीं होएगा, इट इज अलोंग द नर्व्स, मसल्स और ज्वाइंट, राइट? जैसे स्पाइजिलिया में, रस्टॉक्स में होएगा, राइट? इट इज मोर ऑफ ए सेंसरी टाइप, नॉट एक्सपल्सिव टाइप। और लास्ट में होगी डिस्मेनोरिया की पेन, जिसको फॉल्स लेबर लाइक बोलते हैं। इट इज ऑल्सो क्रैम्पिंग, मे मिमिक लेबर पेन, वैसे हो सकती है, अकर बिफोर और ड्यूरिंग मेंसेस, पर इसका पर्पस क्या होता है, एक्सपल्शन ऑफ क्लॉट, राइट? कौन सी रेमेडी है इसके लिए, एक्सपल्शन ऑफ क्लॉट में? सेबाइना। जो नहीं, जो अगर क्लॉट निकल गया तो पेन ठीक हो जाती है? सो मैग्नीशिया फॉस। नहीं, इग्निशिया। नो, एक ही रेमेडी है, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ द रेमेडी का, एंड इट विल स्ट्रॉन्गेस्ट डिस्मेनोरिया आपके पेशेंट का ठीक हो जाएगा विद 30 की डोज से, अगर ये सिम्टम है तो उसमें। अगर वो कहते हैं कि मुझे बहुत स्ट्रांग पेन होती है, इतनी क्रैम्पिंग पेन है कि लगता है जान निकल जाएगी, पूरा पेल्विक एरिया इन्वॉल्व हो जाता है, थाइज में पेन जा रही है, मगर जैसे ही क्लॉट निकलता है पेन ठीक हो जाती है। वो कैक्टस। नो, नहीं, कॉलोफाइलम। नो, सबाइना कौन नहीं। बोले है, कौन बोले है बच्चों, उन्हें कौन बोले सी, डॉक्टर की नाम है सृष्टि? हाँ जी। अरे भाई तुम तो ना ऐसा करो, हमने क्लास में भी कितनी बार बताया होगा, और अब सर तो डॉक्टर भी बन वाइबर्नम। गए आप सर हैं। वाइबर्नम, वाइबर्नम ओपुलस। हाँ, वाइब्रम नोपुलस, क्या रूब्रिक देखा आपने? सर डिस्मेनोरिया, पेनफुल मेंसेस, क्लॉट्स, डिस्चार्ज ऑफ एम्यूलरेट, सिंगल मेडिसिन दी हुई है वाइबर्नम। वाइब्रम नोपुलस ਹੁਣ जान लेनी है, किसी दी कैंट दी है, किसी दी प्रॉब्लम है, हम पढ़ते नहीं है, हम देखते नहीं है उस चीज को, याद नहीं रखते हैं कि कितनी बार मैंने क्लास में भी ये बताया होगा। दिस इज द क्लासिकल सिम्टम फॉर द विब्रम ऑपुलस, और विब्रम ऑपुलस में भी वैसे ही फॉल्स लेबर लाइक पेन होती है, इसीलिए दैट इज द रेमेडी फॉर, किसके लिए रेमेडी होती है वो, इट इज ए कीनोट रेमेडी फॉर अबॉर्शन। थ्रेटेंड अबॉर्शन। 3rd मंथ में अगर एक भी ड्रॉप ब्लड का नजर आए, अगर क्रैम्प्स आए, जस्ट गिव 3 डोजेज ऑफ विब्रम ऑपुलस 30, तभी सब कुछ ठीक हो जाएगा, प्रेगनेंसी आराम से कंटिन्यू करेगी। दिस इज सच ए गुड रेमेडी, राइट? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजों को देखना, इन चीजों को। सो क्लॉट्स तो फॉर फाइब्रॉइड में भी निकलते हैं, फिर नहीं, किसी में भी निकल सकते हैं, इट इज, हम उसको जो प्रिस्क्राइब करेंगे, इसमें जब दिया हुआ है, इसका सिम्टम क्या है, फाइब्रॉइड है नहीं है मैटर नहीं करता,
अगर डिस्मेनोरिया में क्लॉट्स हैं और क्लॉट फंसने के बाद, रुकने के बाद उसमें स्पैजम्स आ रहे हैं यूट्रस में, वो उसको पुश करना चाहता है बाहर को, और क्लॉट निकल नहीं रहा है और बहुत स्ट्रांग डिस्मेनोरिया होएगा, आराम नहीं मिलेगा किसी से। जैसे ही क्लॉट निकलेगा पेन बिल्कुल ठीक हो जाएगी, स्पैजम्स खत्म हो जाएंगे। दिस इज द क्लासिकल सिम्टम फॉर द विब्रियम ऑकुलस। जस्ट गिव 3 एक ही डोजेस ऑफ क्लॉट द होता विब्रियम है, ऑकुलस। सिंगल क्लॉट ही निकलता है या बार बार निकलते नहीं रहता है नहीं, फिर इसमें? होएगी दोबारा से, फिर होएगी। अगर आप उसको विब्रियम ऑकुलस दे दोगे तो वो निकल जाएंगे सारे क्लॉट, अच्छा। पेन बिल्कुल रिलीफ हो जाएगी उसको, राइट। सो ये मतलब है, जब एलन और पाठक कहते हैं लेबर लाइक पेन, उसका मतलब ये है वेव लाइक रिदम, एक्सपल्सिव एंड बियरिंग डाउन क्वालिटी एंड पेल्विक रिफ्लेक्स मोशन। उसमें क्या आएगा? अर्जिंग टू स्टूल, यूरिन एंड बैकएक। तो जब मैं बार बार कहता हूं, जब एलन कोई वर्ड यूज करते हैं, प्रॉब्लम क्या है? एलन को लगा था जब मैं कोई भी ये कुछ लिखूंगा तो ये वो पढ़ेंगे जो ये सब जानते होंगे, जो एलन जानता है। उसे थोड़ी ना पता था हमने आ जाना, राइट। ये प्रॉब्लम है। तो हम उसको, क्योंकि जितने भी ये डॉक्टर हैं, एलन थे, अगर फाटक थे, ये मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर थे। दे नो पैथोलॉजी वेरी वेल, दे नो पैथोजेनेसिस वेरी वेल। वो वहां से निकल के आए हैं, इसीलिए दे आर वेरी गुड इन दैट। और हम फर्स्ट ईयर से ही उसको अच्छे से पढ़ते नहीं है, हम सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते हैं और एंड में आके फंस जाते हैं जब प्रैक्टिस में आते हैं। तो उसके बाद हम कोशिश करते हैं पढ़ने की, कभी वो बात नहीं बनेगी जो फर्स्ट डे से बनेगी। तो उसके बाद लास्ट है स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया। देखो इसमें भी क्या है, स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया अगेन स्पैजम, ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी स्ट्रेंगुलेशन के कारण, सीवियर पेन होगी, रिस्क ऑफ गैंग्रीन, राइट। स्पैजम ही ये कर रहा है, यहां भी रीजन वही है। So Nux is not just hernia remedy, but when the hernia is spasmodically constricted with violent irritable reaction, तो नक्सवामिका काम करेगी। सो अम्बिलिकल हर्निया देख के अगर आप नक्सवामिका एज ए थेरेपेटिकली देते रहोगे, ये काम नहीं करेगी। ये तभी काम करेगी अगर उसमें स्पैजम्स हैं, नहीं तो नक्सवामिका को कोई लेना देना नहीं है उसके साथ। लास्ट की नोटिस जो मैंने अभी आपको बताया था कि वो उठ नहीं पाएगा, दिस इज अ वेरी वेरी गुड की नोट फॉर नक्सवामिका। समटाइम आपको पेशेंट समझ नहीं आ रहा होगा और सडनली वो बोलेगा कि अगर मैं ट्राई करता हूं तो मैं साइड चेंज नहीं कर सकता हूं, साइड चेंज करने के लिए मुझे उठना पड़ेगा। तो ये कीनोट आपको इमीडिएटली बाकी की चीजें सारी वो कर देगा कि हाँ यार ये नक्सवामिका हो सकता है, मैंने इसको ऐसे सोचा क्यों नहीं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है ये लास्ट है शायद, बैक एक फ्रॉम द सेक्सुअल वीकनेस और मास्टरबेशन। तो यहाँ पर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है। क्लासिकल ओल्ड स्कूल का ये अंडरस्टैंडिंग थी कि क्रॉनिक सेक्सुअल इंटेलिजेंस के कारण नर्वस वीकनेस आती है और लंबर वीकनेस आती है, राइट। वो डिटेल नहीं पता थी उनको कि कौन कौन सी नर्व्स कहाँ कहाँ सप्लाई करती है, राइट। पर मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग क्या है, मॉडर्न व्यू क्या है कि पेल्विक नर्व्स एंड लंबर स्पाइन आर इंटरकनेक्टेड। ये दोनों इंटरकनेक्टेड है, सेम जगह से सप्लाई। जब एक इरिटेट होती है दूसरी साथ में इरिटेट होती है। इसीलिए अगर वो उसको सेक्सुअल स्ट्रेन है पेशेंट को, राइट, वो बहुत हाई चल रहा है, स्ट्रेनिंग है सेक्सुअल की बहुत ज्यादा, तो वो एज ए लंबर पेन भी शो कर सकती है। जैसे इन केस ऑफ फीमेल्स वो लोअर अब्डोमेन पेन शो कर सकती है जो सेक्सुअल इंस्टिंक्ट होती है। समटाइम जिनको नहीं मालूम होता, देयर इज अ पेशेंट, शी इज अनमैरिड, तो उसको बहुत स्ट्रांग पेन होती थी लोअर अब्डोमेन में, थ्रॉबिंग पेन। बेसिकली दैट इज ड्यू टू द कंजेशन, ड्यू टू द एक्सेसिव जो उसको थॉट्स आ रहे थे, जो उसको बहुत इंस्टिंक्ट आ रहा था सेक्सुअल। तो यहाँ पर सेक्सुअल स्ट्रेन के कारण लंबर पेन हो सकती है, तो आपको उसको मालूम होना चाहिए। सो नर्व सप्लाइंग द पेल्विक ऑर्गन्स लाइक ब्लैडर, यूट्रस, प्रोस्टेट, रेक्टम एंड पेल्विक फ्लोर शेयर द स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट, सेम शेयर करते हैं विद द नर्व्स दैट सप्लाई द लोअर बैक एंड सेक्रम। सो अगर एक में कंजेशन होएगी तो दूसरी तरफ उसका इफेक्ट आएगा। इसीलिए विसरल इरिटेशन जो हम पढ़ते हैं ना कई बार कि रिफ्लेक्स पेन होती है, ये ऐसे होती है रिफ्लेक्स पेन कि इन्फ्लामेशन है, स्पैज्म है, ओवरयूज है। सपोज विसरल इरिटेशन हो रही है, जब पेल्विक फ्लोर के मसल में गार्डिंग हो गई है, तो भी वो रेफरल पेन प्रोड्यूस कर सकता है बैक में, राइट। सिर्फ मसल गार्डिंग पेल्विस में हो रही है क्योंकि वो सेम स्पाइनल कॉर्ड से सप्लाई हो रही है,
तो इसलिए वो एज ए लोअर बैक पेन दे सकता है सिम्टम। तो यहाँ पर अगर उसके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी के साथ बैक पेन है, जो मॉडर्न व्यू में आप देखोगे तो उसको आप ऐसे देख सकते हो कि ये वायरिंग ओवरलैप है, इट इज जस्ट लाइक ए वायरिंग ओवरलैप। अदर आप उसको वैसे भी ले सकते हो कि प्रोलॉन्ग्ड और स्ट्रेनस सेक्सुअल एक्टिविटी कैन फटीग लंबर स्टेबलाइजर। अब रेगुलर सेक्सुअल एक्टिविटी में अगर इंडल्ज है तो उसके जो कोर मसल्स हैं बैक के वो थक जाएंगे, उसके कारण उसको लो बैक एक रह सकती है, स्पेशली इन द सेडेंटरी पीपल विद अ वीक कोर मसल, उसको इसके कारण भी हो सकती है। मगर वो रेफरल पेन भी हो सकती है, इसको आपने याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो क्लिनिकली हम कहते हैं कि मास्टरबेशन हर्ट करती है, पर उसके पीछे भी रीजन ये हो सकता है। So this is why what Alan want to say, how this explain Alan clinically क्या कहना चाहता है। Alan observed that sexual overuse and weakness precede lumbago in nux vomica, और modern physiology explain करती है sexual excess lead to pelvic nerve irritation plus pelvic floor spasm प्लस न्यूरोमस्कुलर फिटीग, उसके कारण लंबर में टाइटनेस आ रही है, स्पैज्म आ रहा है, और ये सिम्टम आ रहा है जो आप इसको पढ़ रहे हो। सो अगर इसको कंबाइन करोगे तो आपको पूरी नक्स वोमिका की पिक्चर समझ आ जाएगी कि नक्स वोमिका इज नर्वस, हाइपर एक्साइटेबिलिटी एंड पुअर रिकवरी ड्यू टू लॉस ऑफ स्लीप एंड स्टिमुलेट, दिस बिकम द क्रॉनिक बैक प्रॉब्लम। सो जो नक्स वोमिका की प्रॉब्लम होगी ऐसी होगी। So don't assume low backache only spinal problem. So अगर लोअर बैक पेन हो रही है उसको सिर्फ स्पाइनल प्रॉब्लम ना समझ लो उसको, कि वहां पर ऑलवेज आस्क अबाउट पेल्विक, सेक्सुअल हिस्ट्री, यूरिनरी एंड बाइल सिम्टम, राइट। अगर फीवर है तो ये विसरल रेड फ्लैग है, अगर फीवर रह रहा है, इन्फेक्शन रह रही है, पीआईडी की प्रॉब्लम है, या पेल्विक फ्लोर डिस्फंक्शन है, राइट, उसके कारण भी अगर प्रॉब्लम है तो उसके सिम्टम पेरिनियल में आएंगे, ड्यू टू इट कैन ड्यू टू द सेक्सुअल ओवर एक्टिविटी। सो आपको क्या देखना है, कन्वर्जेंस। एक क्या देखना है, कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस का मतलब क्या है कि सेम स्पाइनल कॉर्ड से इसकी नर्व सप्लाई आ रही है, इसके कारण। सेकंड, पेल्विक फ्लोर मसल रिफ्लेक्स, उसके कारण भी पेन हो सकती है। थर्ड, इंट्रैपमेंट, नर्व में इंट्रैपमेंट हो सकती है ड्यू टू स्पैजम्स, राइट। एंड सेंट्रल सेंसिटाइजेशन ऑफ द नर्व्स, उसके कारण पेल्विस में लो बैक पेन रहेगी, राइट। सो इन होम्योपैथिक कंटेक्ट दिस इज फिजियोलॉजिकल ब्रिज। आप इसको देख सकते हो कि कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नक्स वोमिका की जो बैक पेन है उसका कारण क्या रहेगा। क्लियर है, ये हम पढ़ चुके हैं, रिपंजेंस टू कोल्ड और फीवर में, ये की नोट्स है, इसको आप याद रखना। और ये लास्ट में इसकी वो है कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडी, सल्फर इज नियरली ऑल द डिजीज, एनेमिकल है इसकी जिंकम, राइट। फॉलो वेल में अगर आप रेमेडीज देखोगे तो आप देख सकते हो। और ये याद रखना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नक्स वोमिका इज गिवन ऑन रिटायरिंग। तो जब आपने नक्स वोमिका को देना है तो बेस्ट टाइम फॉर नक्स वोमिका इज नाइट टाइम, जब उसका सिस्टम थोड़ा टोन डाउन होएगा, राइट, तब देना सबसे बेस्ट रहता है। पर यहाँ पर एक की नोट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पेशेंट को पूछना क्या है। अगर आप रात को नक्स वोमिका पेशेंट को देखना चाहते हो तो आपको उसको पूछना है कि तेरी नींद कैसी है। अगर नींद डिस्टर्ब है तो आप नक्स वोमिका रात को दीजिए, मगर अगर नींद डिस्टर्ब नहीं है तो आप नक्स वोमिका रात को ना दीजिए, नहीं तो वो एग्रेवेशन से डिस्टर्ब हो जाए, राइट। तो अगर डिस्टर्ब स्लीप में है तो अगर आप नक्स वोमिका दोगे तो वो रेजोनेट करेगी उसके डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न के साथ, तो उसको बेटर करेगी, राइट। तो मैंने ये एक्सपीरियंस कितनी बार किया हुआ है कि नक्स वोमिका के पेशेंट कूल डाउन हो जाते हैं, जिनको नींद नहीं आती अगर आप उसको रात दोगे। तो दिस इज ऑल अबाउट नक्स वोमिका, राइट। अगर किसी को क्वेश्चन है तो बताओ मुझे। सर वो नक्स वोमिका का आपने बताया था कि वो बैड उसको होता है कि समवन हैज सोल्ड हिज बैड, इसका क्या? हाँ, वो स्टार्टिंग में बताया था मैंने, नेक्स्ट वोमिका को हमेशा रहता है उसके लिए बेड है उसका कंफर्ट। एक और डिल्यूजन है इसमें कि उसको लगता है कि उसकी बेड में कोई आना चाहता है और बेड में जगह नहीं है, बिकॉज वो नहीं चाहता शेयर करना, इज नॉट कंफर्टेबल विद दैट। नक्स वोमिका का सारा